आप लोग हमारी कोई भी प्रीवियस वीडियोस हैं, क्लास 9th का चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, उसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें उन सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है, प्लीज़ जाकर देखिए। मैंने सारे पार्ट्स बनाए हैं, सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आई होप आपको वो पसंद आएगी। गाइज यार वीडियो पूरा देखा करो, मैं इतनी मेहनत से सारी क्लास 9 तो क्लास 10 की वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है, तो वीडियो आप ज़रूर पूरा देखना। हाय गाइज, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं साइंस शाला। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उसका हम आज 4th पार्ट कवर कर रहे हैं। और आज के इस 4th पार्ट में हम जान रहे हैं, पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। साथ ही साथ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स होते हैं सबसे स्मॉल पार्टिकल है, उनका साइज़ क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम उसका साइज कैसे फाइंड करते हैं और हम एटम्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स या आयन किस तरीके से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत सी चीज़ें एक ही वीडियो में आज के कवर करने वाले हैं। आपकी बुक में जो NCERT है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, उनको हम आज इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ये आज की वीडियो वैसे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके इस चैप्टर के लिए। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसके लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसी ही रेगुलर साइंस स्टडी वीडियोस के लिए हमारे चैनल साइंस शाला को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम डेली क्लास 9th और 10th की 9 से 10 बजे के बीच में वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि एटम्स क्या है। एटम्स जो है वो कैसे हैं, इंडिवाइजिबल हैं, सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। तो उन्होंने क्या था, जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट टू कैलकुलेट द मासेस ऑफ एटम ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। तो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने सबसे पहले बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स का मास जो था वो बताया था। वो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो अब बात आती है कि एटम्स जो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल है, ठीक है। डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब है कि आपके पास अगर एक हाइड्रोजन का एटम है, एक और हाइड्रोजन का एटम है, तो आप सोचें कि आपके पास किसी कंटेनर में या फिर वातावरण में, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन के एटम तैर रहे हों, ऐसा नहीं हो सकता। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे और H2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2। इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम। तो अब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो गया। अब ये क्या हो सकता है, फ्री तरीके से घूम सकता है, ठीक है, फ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल, और ये क्या है, एटम्स। तो डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये होगा इसका मतलब। वेरी स्मॉल इन साइज, इन एटम्स का साइज कैसा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब साइज से मतलब क्या है, साइज से मतलब है इनकी रेडियस ऑफ द एटम। क्यों? क्योंकि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, और चारों तरफ क्या होती है, शेल्स होती हैं, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये सब जो इंडिविजुअल वाली बात सुनते हैं, बात करते हैं कि एटम्स इंडिविजुअल है, ये जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आज के समय के अनुसार एटम्स बहुत ही ज़्यादा गजब है, आप पढ़ेंगे आगे क्लासों में, मजा आएगा। यहाँ बीच में क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वाली जो बॉल होगी, सबसे बाहर वाली होगी। हर एक एलिमेंट में बॉल्स अलग अलग होती है, मतलब सेल अलग अलग होती है, किसी में 2 सेल, किसी में 3 सेल, किसी में 4 सेल, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है, ये क्या हो जाती है, इसकी रेडियस हो जाती है, जाहिर सी बात है। आप एक सर्कल बनाते हैं तो सेंटर से बाहर तक की क्या दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो यही सब चीज़ कहाँ, यहाँ पर है। तो यही इस रेडियस को क्या बोल देते हैं, साइज ऑफ द एटम। अब इस रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं। तो 1 नैनोमीटर होता है और 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट। हाइड्रोजन एटम सारे एलिमेंट्स के एटम में सबसे ज़्यादा छोटा होता है, उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा छोटी होगी, क्योंकि उसमें एक ही सेल देखने को मिलती है, उसमें एक ही सेल प्रेजेंट होती है और एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा होता है, ठीक है। ये आज के अकॉर्डिंग की बात है, थोड़ी एक्स्ट्रा बता दी मैंने। सबसे छोटी रेडियस हो जाएगी इसकी, बीच में न्यूक्लियस वाली सेल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन के एटम इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमने जो सूक्ष्मदर्शी होती है ना, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसकी मदद से हम इसे नहीं देख सकते। लेकिन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है, STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसकी मदद से हम इसको आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एटम्स की बात, एटम्स की साइज की बात और एटम के एग्जिस्टेंस की बात। अब आगे बात आती है कि एटम्स जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं,
जो जॉन डाल्टन थे, क्या थे? जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने एक तरीका हमारे सामने रखा था जिसके अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बाकी सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये इन्होंने उनके कुछ सिंबल्स बनाए थे पर्टिकुलर, जिसकी मदद से उन्हें कहीं पर भी रिप्रेजेंट किया जाता था कि ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो मेथड था ये कैसा था? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। कैसा था? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है, और बहुत इनअप्रोप्रिएट था। तो हाइड्रोजन को इन्होंने इस तरीके से दिखाया, बीच में डॉट, कार्बन को पूरा एकदम डार्क कर दिया है, ऑक्सीजन को बिल्कुल एम्प्टी रखा है, और फॉस्फोरस को मर्सिडीज की तरह सिंबल बना दिया है, नहीं, सल्फर को इन्होंने प्लस बना दिया बीच में, प्लेटिनम में पी बना दिया बीच में, आयरन में गोले में आई बना दिया, कॉपर में बीच में सी बना दिया, सिल्वर में एस बना दिया, गोल्ड में क्या किया? गोल्ड बना के, और इधर क्या किए? चमक सी बना दी कि गोल्ड चमक रहा है। ठीक है, लेड में एल बना दिया, मरकरी में यहाँ पे डॉट 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 लिखा। तो ये जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा थोड़ा लेंदी है, हर कोई नहीं बना सकता ना, याद नहीं रहेंगे तो ड्रॉ करने में भी समस्या आ सकती है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है याद रखने में। तो एक साइंटिस्ट आए, कौन? जे बर्जीलियस। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, जो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये नाम है, हर एक एलिमेंट के जो नाम है उनके फर्स्ट लेटर या 2 लेटर, मतलब सेकंड लेटर, तो पहला लेटर या उनके नाम के 2 लेटर ले लिए। ठीक है, और उन्हीं को क्या बना दिया? उनका सिंबल बना दिया, उन्हीं को उनका सिंबल बना दिया। तो जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का सिंबल हम क्या लिखते हैं? एच लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एच लिख देते हैं। कार्बन का हम सी लिख देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का हम ओ लिख देते हैं, नाइट्रोजन का एन लिख देते हैं। अब क्लोरीन का हम सी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर कार्बन का सी है, तो इन्होंने क्या किया? सेकंड लेटर भी ले लिया, तो यहाँ पे Cl बना दिया गया, समझ रहे हो? क्लोरीन। इस तरीके से बाकी सारे हम एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं। फॉस्फोरस का क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का Si लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से सारे सिंबल हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिनके हम लेटर नहीं लिख रहे हैं। ऐसा क्यों? जैसे सोडियम है, सोडियम का हम N लिख देते हैं, जबकि सोडियम का SO होना चाहिए कायदे के अनुसार, नाम के अनुसार, जैसा वर्जिश रहेगा। तो ये जो नाम हम लिखते हैं, ये कुछ नाम जो है उनके लैटिन नेम के अकॉर्डिंग है, उनके जो सिंबल है वो लैटिन नेम के अकॉर्डिंग है। तो लैटिन नेम इसका सोडियम का नेट्रियम है, इसलिए इसका N ले लेते हैं। पोटेशियम का कैलियम नाम है, तो इसका K ले लेते हैं। जो हमारा आयरन है फेरस, उसका क्या है? फेरम, इसका Fe लिख लेते हैं। ठीक है, आयरन का Fe लिख लेते हैं क्योंकि इसका नाम फेरम है। अब यहाँ पे क्या है? सिल्वर, जो हमारी सिल्वर है उसका हम Ag लिख रहे हैं क्योंकि इसका नाम अर्जेंटम है। ठीक है, और Au क्या है हमारा? गोल्ड, तो गोल्ड का तो Go होना चाहिए था, ये कुछ भी लिखते थे, Gl होना, Go होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसका नाम Au लिखाया था, ये इसके अकॉर्डिंग टू लैटिन नेम है। ठीक है, और हम इस तरीके से हम क्या करते हैं? सारे एलिमेंट्स के सिंबल बना पाते हैं, ताकि हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखनी हो तो हम आसानी से उस केमिकल रिएक्शन में उनके सिंबल्स का यूज़ करके बता सकें कि कौन कौन से केमिकल कंपाउंड आपस में कंबाइन हो रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसकी बात। अब हम देखते हैं कि हम एटॉमिक मास को कैसे पता कर पाते हैं, कैसे उसको नापते हैं। ठीक है गाइस, जो अब हम देखने वाले हैं कि हम एक एटॉमिक मास, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कैसे पता करते हैं कि वो कितना मास का है। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि किन किन एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मास है वो क्या क्या होते हैं, और एटम जो होता है वो किन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट। यहाँ पर होता है, अगर हमें एक एटॉमिक मास, हर एक चीज़ की एक यूनिट होती है, तो हम देखते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। अगर हम बोले एक एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी ये कह रहे हैं एक कार्बन 12 का एटम, ये कह रहे हैं, सुनो मेरी बात पहले, एक कार्बन 12 का एटम का जो 12वें हिस्से का मास होगा, ठीक है, 1/12 जो पार्ट होगा कार्बन 12 एटम के मास का, ठीक है, 12वां हिस्सा उसके मास का, वो एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, आप समझे, कार्बन 12 एटम का मास लिख लें आप, ठीक है, उसका 12वां हिस्सा लें, ठीक है, उसे 12 से जब डिवाइड कर देंगे उसके मास को, तो जो मास आएगा वो कार्बन 12 एटम का 1/12 होगा। ठीक है, वो मास 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, अब बात समझ में वाली है कि कार्बन 12 एटम क्या होता है। क्या कार्बन 12 एटम क्या होता है? कार्बन एटम तुमने पढ़ा है, इसके आगे 12 क्या लिखा हुआ है? तो कार्बन एक एटम जो होता है, अगर हम बोलें एक एटम होता है,
ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गए इसकी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ घूमेंगे इलेक्ट्रॉन और बीच में क्या होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझिए, बात क्लियर कर दूंगा मैं एक ही बार में। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बाहर क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो सम होगा, ये क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कंबाइंडली क्या बोली जाती है, न्यूक्लियस बोली जाती है। और ये बाहर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो अगर आप कह रहे हैं कार्बन एटम, तो कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक होता है एटॉमिक मास, ठीक है। वो हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसका सम लिख देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम हमारे सामने जो आता है वो क्या बोला जाता है, मास नंबर बोला जाता है, फिर हम बोलते हैं एटॉमिक मास। समझ रहे हैं आप। तो अब हम कह रहे हैं, अगर हम पूछें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो हम क्या बताते हैं, जनरली वो चीज़ जो बताते हैं वो बताते हैं भैया कार्बन एटम का, जो कार्बन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है। तो एक्चुअली में जो 6 बोलते हैं हम, वो 6 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो हम क्या समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, लेकिन नहीं, वो क्या होते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन का एटम है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं। अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं, 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर देखने को मिलते हैं। 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो सम आया वो क्या है, 12 आया। तो कार्बन का मास नंबर क्या हो गया, 12। तो इसी को हमने इसके आगे लिख दिया है, तो ये क्या है, कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस 12 मास नंबर को हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU। अब इसके लिए जनरली आज के समय में केवल U लिखा जाने लगा है, ठीक है, मास यूनिट केवल U लिखा जाने लगा है, ठीक है। आपको यहाँ ये ध्यान देना है। तो अब समझ में आ गया होगा कार्बन 12 एटम क्या खिचड़ी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1U इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि एक एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1U इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। वही बात, सेम बातें हैं भैया, 12 चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है, 12, 6 और 6 12 चीज़ें हैं, उसका 12 ऐसा ही ले लिया है, ठीक है। तो जनरली इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम था उसके लिए 1 के बराबर कर दिया, ठीक है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, 1U बोल रहे हैं। अब देखिए, जो हम बोलते हैं कि सोडियम है, उसका एटॉमिक मास 23 है, 23 है, तो उसका मतलब क्या होगा, देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास दे रखा है, कितना दे रखा है, इज 24U। क्या दे रखा है, 24U लिखा हो। इसका मतलब क्या है, 24U क्या बता रहा है, ये 24U क्या करता है, बताता है कि 1 मैग्नीशियम एटम, 1 Mg एटम is 24 times heavier than 1/12 of a कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो 12वां हिस्से का वजन होगा, 12वें हिस्से का जो मास होगा, कार्बन एटम के जो 12वें हिस्से का मास होगा, ठीक है, उससे मैग्नीशियम 24 गुना ज़्यादा भारी है, ठीक है, 24 टाइम्स हैवियर है। समझ रहे हो बात, क्लियर हुई बात। ये हमने कार्बन 12 एटम क्यों बनाया है। आप जानते हैं कि एटम का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मास उसका और ज़्यादा कम हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर हम प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऐसे जोड़ते बैठे ना, तो 0 0 0 0 0 बनाते दिन निकल आएगा, समझ रहे हो बात, क्लियर हो रही। तो हम क्या करते हैं, उनकी जो संख्या होती है, अमाउंट को, उसको हमने क्या कर लिया है, एज ए मास कंसीडर कर लिया, ठीक है, जिससे हम उसकी कंपैरिजन कर सके कि दूसरा कोई एलिमेंट कार्बन 12 एटम से कितना ज़्यादा हैवियर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थोड़ी दिमाग घुमाने वाली चीज़ है ये।
अब देखते हैं फटाफट से अपने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास। तो हम देखते हैं जनरली क्या करते हैं, जो जनरली हम क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट होते हैं, ये लिखा हुआ है आपके पास एटॉमिक नंबर, ये क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, एटॉमिक मास, ये लिखा हुआ है एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, इसका होता है 26, 29, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जनरली इसको डबल कर देते हैं। हमें क्या करना है, सारे अपनी पीरियोडिक टेबल है जो जनरल हमारे एलिमेंट्स हैं क्लास 9th के अकॉर्डिंग, उनके हमें एटॉमिक क्या याद कर लें, एटॉमिक नंबर याद कर ले रहे हैं। उसको जब डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा। और डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का 6 है, 6 प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं उसको, मैंने बताया था। तो अब क्या है, 6 न्यूट्रॉन में प्रेजेंट है, तो 6 को अगर हम डबल कर दें तो एटॉमिक मास क्या आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है। मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का होता है 12, एटॉमिक आ गया मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसको हम डबल कर दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, एटॉमिक मास आ जा रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें 12 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी जो चीज़ें लिखी हुई इसका मतलब यही है कि एटम हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 U, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का एक एटम 16 टाइम्स मोर हैवियर है, 16 टाइम्स हैवियर है देन 1/12 ऑफ ए कार्बन एटम, ठीक है, क्लियर है बात। बराबर देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, हाइड्रोजन का एटम नंबर 1, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, इस सब के आगे एटम नंबर लिखेंगे। अब देखिए इसका क्या होता है, 1 U ही रहता है, हाइड्रोजन का क्या रहता है, 1 U ही रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम में न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम आता है वो 1 ही आता है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं। इसको हम जब अगली वीडियोज आएगी आइसोटोप्स और आइसो बार आएंगे तो हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। कार्बन है 6, डबल कर देंगे 12, 7 डबल कर देंगे 14, 8 डबल कर देंगे 16, सोडियम 11 को डबल कर देंगे 22, लेकिन इसका होता है 23। कुछ आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे, एक ज़्यादा होगा, जिनमें एक ज़्यादा देखने को मिलेगा। 12 डबल 24, 13 डबल 26, लेकिन 27 लिखते हैं। 15 डबल 30, इसको लिखते हैं 31 U, मतलब 31। ये क्या है, यूनिट है, मास यूनिट, U लिखा हुआ है, 4 नहीं है, ठीक है। 16, 32, 17, 34, लेकिन 35.5, 19, 38, ठीक है, लेकिन 39 लिखेंगे। 20 को डबल 40, 26 का यहाँ पे 56.4 आ जाएगा, 29 का क्या आ जाएगा 63.5। तो यहाँ पे 1 या 1.5 आपके लिए थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, थोड़ी कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे ना, बार बार एटॉमिक नंबर ही है, एलिमेंट की लाइफ में और आपकी लाइफ में एटॉमिक नंबर घुसा हुआ है हर जगह, ठीक है, एटॉमिक मास आप निकाल लिए, तो बार बार एक प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अब देखते हैं एटम्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एग्जिस्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में और आयंस की फॉर्म में। जब एटम्स में कुछ चेंज होता है, एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जुड़ते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और एटम्स में से जो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं या उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाते हैं तो वो बन जाते हैं आयंस। तो मॉलिक्यूल कैसे हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन के 2 एटम जब कंबाइन हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम। हम देख रहे हैं यहाँ पर ओजोन, जो हमारी ओजोन लेयर होती है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेड, यूवी रेज, यूवी रेडिएशन बोलते हैं वही। तो इस ओजोन में क्या है, ओजोन के एक मॉलिक्यूल, ये क्या है, ओजोन का एक मॉलिक्यूल, इस एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरे एटम्स ये क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, और होती क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन। ये कैसी होती है, नोबल गैस होती है। ये नोबल गैस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या करती, किसी से रिएक्ट नहीं करती, आपस में भी रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इनके एटम्स क्या होते हैं, इनके एटम्स क्या होते हैं, फ्री रूप से रह सकते हैं, फ्री स्टेट में रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इन्हें और किसी की ज़रूरत नहीं होती है स्टेबल रहने के लिए, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। तो हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, क्रिप्टॉन गैस है, इनके एटम्स क्या होते हैं, अलग अलग रह सकते हैं। हीलियम अलग रह सकता है, नियॉन एटम अलग रह सकता है, क्रिप्टॉन का एटम अलग फ्री स्टेट में रह सकता है, ठीक है। अब आती है बात कंपाउंड की, है तो मॉलिक्यूल हो गए, ये हो गए हमारे कंपाउंड। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एटम हाइड्रोजन का है, यहाँ पर एक क्या है, क्लोरीन का। तो कंपाउंड क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट के एटम, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है, और साथ ही साथ
यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये क्या हो गया H2O हो गया, ये हमारा HCl हो गया, HCl H2O, ठीक है। और ये हम क्या ले रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या हो गया हमारा CO2। तो ये सब चीज़ें क्या बोली जाती है, कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट जब आपस में फ्यूज़ होते हैं, उनके एटम्स फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, HCl का एक मॉलिक्यूल, CO2 कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन वाटर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल। वाटर क्या है, कंपाउंड ही तो है। ये हो गई हमारी आयंस की बात। यहाँ पर क्या है, क्लोराइड आयन। तो क्लोरीन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ही होता है तो उसको निकाल लिया गया तो इस पर +1 चार्ज आ गया। सोडियम में से 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होते, मैंने बताया, दोनों की संख्या बराबर होती है एक एटम के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पोटेशियम पे एक प्लस चार्ज है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। ब्रोमीन पे एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया। तो ये क्या होते हैं, आयंस बन जाते हैं। जब किसी भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए या उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, आयंस हो जाते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायन होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन जो होते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज। अब इनकी कहानी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही रेगुलर साइंस स्टडी वीडियोस के लिए हमारे चैनल साइंस वाला को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।